हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासरूम में। तो आज का विषय है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग के बारे में। आज इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है यूटिलिटी। यूटिलिटी को हिंदी में उपयोगिता कहते हैं। मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी डेफिनेशन बताऊंगा और उसको हिंदी में भी समझा दूंगा, जिससे आप उस टॉपिक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाओ, समझ पाओ। तो सबसे पहले यूटिलिटी का डेफिनेशन आप लोग लिखोगे। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक, व्हेन अ कमोडिटी हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, द कमोडिटी हैज द यूटिलिटी। कहता है यूटिलिटी, उपयोगिता का सीधा संबंध है वांट सेटिस्फाइंग पावर से। अगर एक इंसान संतुष्ट होता है तो उसको हम लोग उपयोगिता या यूटिलिटी का नाम देते हैं। एक कमोडिटीज को तब यूटिलिटी कहा जाता है अगर वो किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे। अगर किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाता है तो उस गुड्स में या उस वस्तु में यूटिलिटी मौजूद है। Is it clear? आगे कहता है द कंज्यूमर ड्राइव सम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, अदरवाइज ही विल नॉट डिमांड इट एट ऑल। एक कंज्यूमर गुड्स क्यों परचेस करता है? जब उसे उसकी यूटिलिटी मतलब उपयोगिता समझ में आती है, उससे वो सेटिस्फाई होता है, तभी जाकर वो गुड्स को खरीदता है, अदरवाइज वो गुड्स को नहीं खरीदेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी बातें समझ में आ रही हो, तो आप इस वीडियो को देखोगे, अदरवाइज इग्नोर कर दोगे। समझ में आ गया? तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं तो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है, हमें सेटिस्फाई देती है। समझ में आ गया? और उसी का नाम क्या दिया गया है? यूटिलिटी दी गई है, जिसके दो अप्रोचेस बनाए गए हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो सबसे पहले यूटिलिटी का आप डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको नोट डाउन करें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नोट डाउन कीजिए। पहला पॉइंट, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल, क्योंकि संतुष्टि ये एक मन की बात होती है, एक साइकोलॉजी की बात होती है, क्योंकि हर इंसान हर एक गुड से संतुष्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, एवरीवन विल नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। अगर कोई वस्तु है उससे सबको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसी को कम मिलता है। कोई सेटिस्फाई हो भी सकता है, कोई सेटिस्फाई नहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बिमल पान मसाला की, तो कोई उसे खाकर संतुष्ट भी होता है, कोई उसे खाकर संतुष्ट नहीं भी होता है। ठीक है, या ऐसे बताएं अगर समोसा, क्या सभी को समोसे पसंद है? नहीं, किसी को ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, किसी को कम सेटिस्फैक्शन देता है, किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो ये अलग अलग साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। दूसरा कहता है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन कीजिए। बीइंग सब्जेक्टिव, इट इज वैरी विद द डिफरेंट पर्सन, दैट इज डिफरेंट पर्सन ड्राइव द डिफरेंट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन कमोडिटी। इट इज रिलेट द इनर सेंटिमेंट्स एंड द इमोशंस। हर एक के सेंटिमेंट्स अलग हैं, हर एक के इमोशन अलग हैं, हर एक लोगों को अलग चीजें पसंद होती है। जरूरी नहीं है कि एक चीजें सभी को पसंद हो। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तीसरा पॉइंट लिखोगे, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इटसेल्फ इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड द सिचुएशन टू सिचुएशन। अभी जो आपको चीजें पसंद आ रही है, हो सकता है कि वो आगे पसंद ना आए, या हो सकता है कि वो इस स्टेज पे पसंद आ रही है, दूसरे स्टेज पे पसंद ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी में जाते हो तो आपको ब्लेजर अच्छी लगती है, कोट पहनकर जाना आप पसंद करते हो, लेकिन वही सड़क पर चल रहे हो तो आप उसे नहीं पसंद करोगे। ये डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ सिचुएशन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस पर। ठीक, नेक्स्ट, यूटिलिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द मोरल वैल्यूज। आप याद रखोगे, यूटिलिटी कभी भी मोरल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को शराब पीना पसंद है, लेकिन शराब पीना क्या अच्छी बातें हैं? नहीं, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं। समझ में आ गया? तो सेटिस्फैक्शन के लिए आपको जरूरी नहीं है कि कौन सी चीजें आपको सेटिस्फाई कर रही है, वो अच्छी है या बुरी है, ये डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया? तो हर एक पर्सन का मोरल सेटिस्फैक्शन अलग अलग होता है।
नेक्स्ट कहता है यूटिलिटी इंप्लाइज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन एंड नॉट द रियलाइज सेटिस्फैक्शन। हमेशा याद रखोगे सेटिस्फैक्शन जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। आप एक मिठाई की दुकान पे गए और मिठाई देखा, आपको देखने में बहुत अच्छा लगा, आपने मन में बना लिया कि भैया इसका टेस्ट ऐसा होगा। अगर वो प्रॉपर वही टेस्ट हुआ तो आपको वो सेटिस्फैक्शन देगा, और अगर खाने में अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं, मजा नहीं आया, क्योंकि आपने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि इसका जो टेस्ट है वो इस लेवल का होगा। समझ में आ गया? आपने एक माजा खरीदा, आपने पहले ही देख लिया वो मैंगो फ्लेवर है, वो मैंगो का टेस्ट आएगा, मीठा होगा। अगर वो पूरी तरह से खट्टा निकल जाए तो आप क्या करोगे? सेटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि आपने एक सेटिस्फैक्शन बना लिया है कि वो मीठा ही होगा। वही नींबू पानी आप देखकर मन में पहले ही सोच लोगे कि ये खट्टा होगा। इज इट क्लियर? तो आपका एक्सपेक्टेड जो सेटिस्फैक्शन होता है वही अगर उस चीज पे खरा उतरे तो वो आपको सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? जिसके लिए दो अप्रोचेस बनाए गए हैं। अब याद रखोगे उसका टॉपिक जो है, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच को डिफाइन करने, तो आप इसको डिफाइन करोगे। यूटिलिटी को दो अप्रोचेस में बांटा गया है, एक कार्डिनल अप्रोच, एक बनाया गया ऑर्डिनल अप्रोच। सर कार्डिनल अप्रोच क्या है और इसे किसने बनाया? तो कार्डिनल अप्रोच को मार्शल ने बनाया था, प्रोफेसर मार्शल ने। क्या कहते हैं? मार्शल एडवोकेट द कार्डिनल अप्रोच टू मेजर्स द यूटिलिटी। यूटिलिटी को मापने के लिए कार्डिनल अप्रोच बनाया गया। किसने बनाया? मार्शल ने बनाया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी, इट इज पॉसिबल टू मेजर्स एंड द कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटीज। The classical and the non-classical economics held the view utility is the quantitative, just like a 1, 2, 3, 4, 5. That is cardinal approach. मार्शल ने बताया कि हम यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन को नंबर में काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हम कितने रसगुल्ले खाकर सेटिस्फाई होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये नंबर्स हो गया। इसको किसने बनाया? मार्शल ने बनाया। तो कार्डिनल अप्रोच हमेशा याद रखोगे नंबर्स में होता है। ठीक है, अब बता दिया गया। अब आते हैं हिक्स, जिन्होंने बनाया ऑर्डिनल अप्रोच। अब भैया हिक्स कहते हैं कि भैया मार्शल आप बताओ, आपने तो बोल दिया कि 1, 2, 3, 4 किसी का सेटिस्फैक्शन, ये तो साइकोलॉजिकल टर्म है, और साइकोलॉजिकल टर्म किसी के मन को नंबर में कैसे माप सकते हो कि वो 2 सेटिस्फाई है, वो 5 सेटिस्फाई है, वो 10 सेटिस्फाई है? नंबर में नहीं हो सकता। तो मार्शल बहुत ही गुस्सा हुए और कहा कि भैया तुम ही बताओ हिक्स, मैं अगर गलत हूं तो तुम सही कैसे हो? तुम बता दो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हिक्स ने कहा भैया मार्शल सुनो, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेटिस्फैक्शन को रैंक वाइज दे सकते हैं, ऑर्डर में दे सकते हैं। दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। आपने तो नंबर में बता दिया, बट मैं ऑर्डर में बताता हूं कि मुझे रसगुल्ला ज्यादा पसंद है या आइसक्रीम ज्यादा पसंद है या गोलगप्पे ज्यादा पसंद है। अगर आपको आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है तो रैंक 1 आएगा आइसक्रीम, फिर आएंगे गोलगप्पे, फिर आएंगे आपके मिठाई। समझ में आ गया? तो ये 3 अप्रोचेस रैंक वाइज हो गए। तो सबसे ज्यादा क्या पसंद है एज कंपेयर टू द अदर्स, ये रैंक में होगा। तो जब भी ऑर्डर में हो, रैंक में हो चीजों को, सेटिस्फैक्शन जब भी ऑर्डर या रैंक में दिखाया जाए, वो ऑर्डिनल अप्रोच है जिसे हिक्स ने बनाया। और जब भी किसी को नंबर्स में दिखाया जाए 1, 2, 3, 4 सेटिस्फैक्शन को, तो वो क्या होगा? कार्डिनल अप्रोच होगा जिसे मार्शल ने बनाया। इज इट क्लियर? तो हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन कर लो। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करोगे मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन। कहता क्या है? द टर्म मार्जिनल मीन्स एन एडिशनल। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द नेट एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 more unit of a commodity। हर एक एक्स्ट्रा यूनिट में जो आपका सेटिस्फैक्शन होता है उसको मार्जिनल, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, मार्जिनल मतलब एडिशनल। अगर मैं आपको रसगुल्ले खिलाऊं तो हर एक रसगुल्ला खाने पे आपका देखो ये MU है, डाउन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हर एक रसगुल्ला पे आपका सेटिस्फैक्शन क्या है? धीरे धीरे कम। अगर मान लो आप मैक्सिमम 4 रसगुल्ले खा सकते हो, तो पहला खिलाए चलो ठीक है, दूसरा खिलाए ठीक है, तीसरा खिलाए, धीरे धीरे आपका सेटिस्फैक्शन, अब 4 आ गया, नहीं भैया अब नहीं खाएंगे। अगर मैंने और विद्या कसम देकर 1-2 और खिला दिए तो आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, जो दिख रहा होगा आपको माइनस में। तो हमेशा जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो धीरे 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 हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है। इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, DMU, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एक सेटिस्फैक्शन जो कम होता चला जाए उसको डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन। हर एक एडिशनल यूनिट से हमारा जो सेटिस्फैक्शन होता है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है,
अच्छा सर, टोटल यूटिलिटी क्या कहलाता है? द टोटल यूटिलिटीज इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स एट द डिस्पोजल ऑफ द कंज्यूमर। हर एक यूनिट में उसका टोटल सेटिस्फैक्शन जो होता है वो हमारा टोटल यूनिट यूटिलिटी कहलाता है। जैसे एक रसगुल्ले खाकर हम 40 सेटिस्फाई हुए, ठीक है, 2 खाकर 50 हुए, 3 खाकर 60 हुए, ऐसे ऐसे मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ता गया। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जहां हम लोगों का सेटिस्फैक्शन नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद भैया मन नहीं है खाने का, लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती से खिला रहे हो तो फिर वो नेगेटिव होने लगता है। समझ में आ गया? तो ये होता है टोटल यूटिलिटी। अब इसमें हम लोग लिखने जा रहे हैं रिलेशनशिप। नोट डाउन करोगे आप लोग, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको ये ग्राफ बना देना है, दोनों को डिफाइन कर देना है और ये पॉइंट्स लिख देने, आपको फुल मार्क्स 15 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखना है? इन इनिशियल स्टेज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर पॉजिटिव। इनिशियल स्टेज मतलब सबसे पहले स्टेज में दोनों टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो यहां पॉजिटिव है, इस लाइन के नीचे नेगेटिव है, तो दोनों हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं स्टार्टिंग टाइम पर। स्टार्टिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, टीयू और एमयू, स्टार्टिंग में दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक, दूसरा क्या कहता है? व्हेन द सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। हम लोग जैसे जैसे यूनिट्स को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम रसगुल्ले खाते चले जा रहे हैं, हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए क्रम में। ठीक है, टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है। नेक्स्ट कहता है एमयू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन। और एमयू क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटता चला जाएगा। जैसे जैसे हम रसगुल्ला बढ़ा रहे हैं हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम जीरो एंड आफ्टरवर्ड इट बिकम नेगेटिव। एक ऐसा स्टेज आता है जहां ये जीरो पर आता है और उसके बाद कहां चला जाता है? नेगेटिव चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है व्हेन एमयू इज जीरो। एमयू जब जीरो है, देखोगे टीयू इज मैक्सिमम। एमयू जिस पॉइंट पर, देखो ये जीरो है, इसी पॉइंट पर देखोगे टीयू क्या है? मैक्सिमम लेवल पर है। टीयू इससे ऊपर नहीं गया है, ये मैक्सिमम लेवल है। समझ में आ गया? तो जब एमयू जीरो होगा तो टीयू अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट रिलेशनशिप लिखोगे, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। एमयू जैसे ही नेगेटिव होता है, देखो यहां के बाद से वो नेगेटिव हो गया, नीचे लाइन के नीचे आ गया, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? डिक्लाइन करने लगता है। अभी तक टीयू बढ़ रहा था, देखो टीयू बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव हुआ ये घटने लगा। समझ आया ना? तो इसका रिलेशन क्या होता है? एमयू जैसे ही नेगेटिव में आएगा टीयू वहां से घटना स्टार्ट हो जाएगा। एमयू जैसे ही जीरो पे आएगा टीयू अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट्स थे आपके रिलेशनशिप। आप इसको आराम से लिख लो, नोट डाउन कर लो। अब का ये जो नोट्स है वो तैयार हो जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए। चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना है मनी। डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। तो मनी का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मतलब कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चीज जो जिससे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को, वस्तुओं और सेवाओं को इजी तौर पर एक्सचेंज कर पाए, वो मनी ही कहलाती है, वो मुद्रा ही कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो इसमें। मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जो कि सामान्य संपत्ति से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की गई हो, यह आपका मनी कहलाएगा। अच्छा सर, इसके लिए बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं, आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने एक बता दिया, मनी इज व्हाट मनी डज, वो कर सकते हो। मनी मे बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ वैल्यूएशन एंड द पेमेंट्स, ये कर सकते हो। एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट ऑफ मनी बिकम मनी। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हो। 2-3 डेफिनेशन कर सकते हो। अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट ने जो जो डेफिनेशन लिखा है आप मनी का वो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सर, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला, इसको 3 फंक्शंस में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राथमिक, जिसको प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। नोट डाउन करोगे, पहला फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या कहलाता है? कहता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में सबसे पहला जो काम है वो क्या है सर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला मनी का काम होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हिंदी में लिखोगे विनिमय का माध्यम।
कोई भी चीज आपको खरीदना है तो उसके लिए क्या काम करती है? पैसे काम करती है। एक्सचेंज करने के लिए मनी काम करती है। पैसे से आप कोई भी सामान आसान तरीके से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई भी सर्विसेज ले सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है। दूसरा है मेजर्स ऑफ वैल्यू। किसी का भी वैल्यू लगाना आप लोग मनी के थ्रू ही कर सकते हो। जैसे मान लो कि सोना महंगा है या चावल महंगा है। सर ऑब्वियसली सोना महंगा है, तो महंगाई कैसे पता चली? पैसे की वजह से। तो यहां पर याद रखोगे मेजर्स ऑफ वैल्यू, किसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, रुपए की वजह से, मनी की वजह से। तो ये आपका प्राइमरी फंक्शन हो गया, प्राथमिक कार्य हो गया। दूसरा है गौण कार्य। सेकेंडरी फंक्शन मनी का क्या है? नोट डाउन करोगे। पहला कहता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का हिंदी है भावी भुगतान का आधार। आप भविष्य में अगर किसी को पेमेंट करना है तो उसको मनी के थ्रू ही कर सकते हैं, बाकी चीजों के थ्रू आप भविष्य में पेमेंट नहीं कर सकते। दूसरा कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम लोग जमा कर सकते हैं पैसे को। ठीक है, मूल्य का संचय। अगर पैसे हैं तो आप जमा करके रख सकते हो बाद के लिए, बाकी चीजों को आप जमा नहीं कर सकते। अगर आप चावल जमा करके रखोगे, दूध है उसको जमा करके रखोगे, कितने सालों तक रख सकते हो? नहीं सर, सालों साल हम नहीं रख सकते। लेकिन उसी को बेचकर अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर दें तो पैसे को हम बहुत दिनों तक जमा करके रख सकते हैं, संचय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पैसे की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो बिना पैसे के पॉसिबल नहीं था। जैसे पहले क्या था? वस्तु के बदले वस्तु, बार्टर एक्सचेंज था जब मनी नहीं थी। मान लो कि आप यहां से घर छोड़कर शिफ्ट हो जाते हो कहीं और, दिल्ली में। आपका घर यहां सिचुएटेड है। अब आप वहां चले गए, आपने बोला सर घर तो वहां मिल नहीं रहा है, काम कीजिए ना, ये वाला घर उठाकर वहां ला दीजिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बजरंगबली को बुलाना पड़ेगा और यहां से उठाकर वहां ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बातें? घर यहां से वहां शिफ्ट। लेकिन पैसे आ जाने की वजह से क्या हो गया? ये इजी हो गया। कैसे इजी हो गया सर? यहां मैं आपका वही घर बेचूंगा, उसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। सेम वहां पर आप अकाउंट से पैसे निकालोगे और सेम घर वहां पर सिचुएटेड कर लोगे। यहां पर आपकी कार है, इस कार को बेचूंगा, पैसे में कन्वर्ट करूंगा, पैसे आपको भिजवाऊंगा, आप वहां सेम पैसे से सेम कार खरीद सकते हो। तो यहां से वहां शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये पैसे की वजह से हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कंटीजेंट फंक्शन। तीसरा जो फंक्शन है आकस्मिक कार्य। ठीक है, क्या है? पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हम लोग इससे राष्ट्रीय आय का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आप पॉइंट नोट डाउन करते जाएं, इससे आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट। पैसे आने की वजह से ही उधार बढ़ चुका है, उधार इतना ज्यादा बढ़ा है। और उधार जो हम लोग क्रेडिट करते हैं, बेसिस ऑफ क्रेडिट, ये पैसे की वजह से ही है। कितना आप उधार लो, इतना पेमेंट करो, और ये सारी चीजें। नेक्स्ट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हर एक इंसान काम क्यों करता है? सर पैसे के लिए। लेकिन अगर मेन बात देखा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान नेसेसरी चीज वो खरीदने के लिए। तो अगर कोई इंप्लॉइज, मान लो एज ए ओनर मैं अपने इंप्लॉइज को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, घूमने के लिए पैसे वगैरह वगैरह। तो मैं अगर उन्हें पैसे ना देकर चावल दे दूं, दाल दे दूं, कपड़े दे दूं, घूमने के लिए टिकट्स दे दूं, बच्चों की फीस भर दूं, क्या वो सेटिस्फाई होगा? नहीं। वो क्या कहेगा? सर पैसे दे दीजिए ना, मैं खुद खरीद लूंगा। अगर मैं सारे प्रोडक्ट जो वो खरीद कर ला रहा, अगर मैं वो प्रोडक्ट खरीद कर उसको सेम चीज भी दूं तो भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, बोलेगा सर पैसे दे दीजिए, मैं खुद खरीद लूंगा। तो पैसा जो होता है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल हम लोग पूंजी लगाते हैं, सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? कैश। हम लोग सामान भी लगाते हैं। आप कॉमर्स के बच्चे होंगे तो आप जानते होंगे कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी चीजें हम लोगों ने लगाई है, वॉट एवर इट इज, कैश, काइंड्स, थिंग्स, कुछ भी हो। हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें हमने सामान भी लगाया और पैसे भी लगाए। लेकिन ज्यादातर लोग कैपिटल में क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं, सामान कम होता है। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जिसे आप नोट डाउन करें और इसे पढ़ लें। और अगर आप लोगों को ये इसका नोट्स नहीं मिलता है या इसकी थ्योरीज नहीं मिलती या टॉपिक नहीं समझ में आता है तो प्लीज जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर इसका नोट्स नहीं मिल पाया है, आप प्रोवाइड कर दो, तो मैं फिर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, डू यू एग्री विद दैट? और इसके इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेनी है। ठीक, हिंदी वाले अगर लिखना चाहें तो अर्थशास्त्र विज्ञान है तथा कला दोनों है। आप क्या इससे सहमत हैं? आप ये कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट। आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये मैं आगे डिस्कस भी कर दूंगा, ये होता क्या है, ये आपको क्वेश्चंस कर लेनी है।
नेक्स्ट कर लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस हैं, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हाउ कैन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी सॉल्व बाय इट, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, इसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को किस प्रकार समझाया जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है, ये कर लेना है आपको। अच्छा, मनी में आप लोगों को कर लेना है मनी। मनी क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ये कर लीजिए। या मनी और इसके फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय मनी और इसके फंक्शंस क्या क्या है, मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्य क्या क्या है, ये आपको कर लेने हैं। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये आपको कर लेने हैं, इसके फंक्शंस को आपको कर लेनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं, पहले आप इस वीडियो को देख लो। अगर आपको अच्छा लगता है और इसका आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो कि सर हाँ पार्ट 2 भी इसके बना दीजिए, तो पार्ट 2 में मैं बचे हुए सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैं हर एक क्वेश्चन को पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और फिर मैं उसको डील कर दूंगा विद द ग्राफ के साथ, जिससे आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो या इकोनॉमिक्स या मनी एंड बैंकिंग के लिए नहीं होगा, तीनों के लिए होगा। तीनों का मैं टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगा और उसे भी सॉल्व आउट कर दूंगा। जैसे आज मैंने मनी एंड बैंकिंग में मनी बता दिया, माइक्रो के लिए मैंने बता दिया और इकोनॉमिक्स भी मैंने बता दिया। तो याद रखोगे, ये अगर आपको समझ में आया, यूटिलिटी आपको समझ में आ गई, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर करें, और आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।